भैया जी किसकी गांड लेनी है? गांड नहीं बे, जान लेनी। साढ़े 7 एकड़ रकबे पर मुहित मुंबई का बड़ा कब्रिस्तान। यहाँ आने वालों को इंसान के फ़ानी होने का यकीन दिलाता रहता है। जिस दिन मैं बड़ा कब्रिस्तान गया, इसी दिन हिंदुस्तान के सबसे बड़े सोने के स्मगलर हाजी मस्तान की बरसी थी और इसकी बेटियां इसकी सादा सी कब्र पर फूल डाल रही थीं। बड़ा कब्रिस्तान मुंबई माफिया डॉन की कब्रों के लिए मशहूर है। यहाँ दफन किए गए चंद बड़े डॉनों में करीम लाला, रहीम यार खान, दाऊद इब्राहिम का भाई साबिर कासकार शामिल हैं। मैं जब पहली मर्तबा इस कब्रिस्तान में आया तो धोती कुर्ता में मलबूस एक शख्स ने कहा, मियाँ असल अंडरवर्ल्ड तो कब्रिस्तान है, क्योंकि यहाँ जो आता है वो एक अंडरवर्ल्ड में चला जाता है। अंडरवर्ल्ड के सारे राजा और रानियां यहाँ आकर सोते हैं। अंडरवर्ल्ड की रानी? मैंने हैरत से कहा, तुम्हारा मतलब अंडरवर्ल्ड रानियों की बीवियाँ? इसने चोरी छुपे इधर उधर देखा और फिर मेरी जानी मुतवज्जा हुआ। मैंने 50 का एक नोट इसे थमा दिया, जो कि इसने अपने कुर्ते की जेब में डाल लिया और कहने लगा, हाजी मस्तान की एक बहन हुआ करती थी, मुझे इसका नाम याद नहीं आ रहा। वो हमारे साथ वज़ीर आज़म मुरारजी देसाई के राखी बांधा करती थी। महाराष्ट्र के वज़ीर आला अशोक रोचन की इसकी बड़ी इज्जत किया करते थे। वो थी अंडरवर्ल्ड की मलका। फिर कभी किसी ने इस जैसा राज नहीं किया। मैंने सोचा कि बुढ़ा सठिया गया है। मैंने एक क्राइम रिपोर्टरों और पिछली 1.5 दहाई में ऐसी कोई औरत मेरे इल्म में तो ना थी जिसके सियासतदानों से इतने गहरे मरासिम थे। ऐसी औरत जिसे हाजी मस्तान बहन कहता था और वज़ीर आज़म और महाराष्ट्र के वज़ीर आला तक इसकी पहुंच थी। फिर वो शख्स मुझे कब्रों की भूल भुलैयों में दूर कतारों से लेकर किसी कोने में मौजूद एक कब्र पर ले गया, जो कि झाड़ियों के नीचे छुपी हुई थी। कहने लगा, ये है इसकी कब्र। मैंने गौर से देखा, लेकिन कब्र के कतबे से कुछ मालूमात हासिल नहीं हो पा रही थी। इसी असना में इस शख्स को 50 का एक और नोट थमा दिया। वो एक मर्तबा फिर बोलना शुरू हो गया और कहने लगा, इसने महात्मा गांधी के साथ अंग्रेज़ों के खिलाफ आज़ादी की जंग भी लड़ी है। मेरी हैरत की इंतहा ही ना रही और मैंने कहा, क्या कह रहे हो? अगर ऐसा है तो फिर ये अंडरवर्ल्ड की मलका कैसे बन गई? वो कहने लगा, क्योंकि वो दाऊद भाई की मुंह बोली माँ थी। ना सिर्फ माफिया बल्कि पुलिस वाले भी इसकी बड़ी इज्जत किया करते थे। तमाम माफिया गैंगस्टर में इसका बड़ा असर व रसूख था। मेरी दिलचस्पी और बढ़ने लगी और मैंने 50 का एक और नोट जेब से निकाला और इसके हाथ में थमा दिया और इससे पूछा, ये रहती कहाँ थी और इसका अड्डा कहाँ था? कहने लगा, डोंगरी। मुझे बात कुछ समझ में आने लगी और मैंने इस शख्स से कहा, क्या ये जीना बाई तो नहीं? और इस पर इस शख्स ने ज़ोर ज़ोर से हाँ में सर हिलाया और कहने लगा, हाँ हाँ वही तो, ये जीना बाई ही की कब्र है। इस शख्स ने मुझे परेशानी में डाल दिया। मैंने तो जीना बाई के बारे में सिर्फ इतना ही सुना था कि अंडरवर्ल्ड में छोटा मोटा धंधा किया करती थी और पुलिस की मुखबिर थी, लेकिन इस गोरकन ने मुझे एक नई राह दिखा दी थी। अब मुझे कुछ तजस्सुस महसूस होने लगा कि क्यों ना इन औरतों के बारे में तहकीक की जाए जो कभी अंडरवर्ल्ड का हिस्सा रही हैं। अपनी तहकीक के दौरान मुझ पर यह बात मुनकशिफ हुई कि अगर ख़वातीन कुछ करने की ठान लें तो मर्दों के मुकाबले में ज़्यादा ख़तरनाक और मुस्तकिल मिजाज साबित होती हैं। इस तहकीक के दौरान एक कहानी ऐसी है जो मेरे जहन पर अनमिट नकूश सबत कर गई। ये कहानी है अंडरवर्ल्ड के भाइयों के मुद्दे मुकाबिल ललन भाभी की। ललन भाभी मिलावट शुदा पेट्रोल का धंधा करके नाजायज़ दौलत कमा रही थी। जुराइम की कहानियाँ लिख लिख कर एक बात का मुझे शिद्दत के साथ एहसास होता रहा कि अंडरवर्ल्ड की इस दुनिया में दाऊद इब्राहिम भाई बनना तो इतना मुश्किल ना था, लेकिन जीना बाई दारों वाली बनना इंतहाई कठिन बात थी।
अगर हम छोटा राजन और छोटा शकील के गैंग को डराना धमकाना शुरू कर दें तो आपको दर्जनों डॉन और गुंडे मिल जाएंगे, लेकिन सपना दीदी सिर्फ एक ही मिलेगी। सपना दीदी जो कि दाऊद इब्राहिम के गैंग के सामने सीना सुपर हो गई, लेकिन इसे जिस बेदर्दी से इस जुर्म की पादाश में कत्ल किया गया वो दीगर औरतों के लिए एक इबरत की मिसाल बन गई कि अंडरवर्ल्ड माफिया के रास्ते में आने की जुर्रत ना करना। जुर्म की दुनिया में कदम रखने वाली खवातीन की नफ्सियात को तहलील करके देखा जाए कि वो कौन से अवामिल हैं जो इन्हें इस दुनिया में आने और फिर ठहरने पर मजबूर करते हैं। ये कहानियाँ इसलिए नहीं हैं कि इन्हें हीरो बनाकर पेश किया जाए, बल्कि इसके लिए दीगर खवातीन जान लें कि ये अंडरवर्ल्ड की दुनिया जो मर्दों के लिए इंतहाई भयानक है तो इनके लिए कितनी मौलिक होगी। ये हालात मालूम की सादा सी कहानी नहीं है, बल्कि एक पेचीदा नफ्सियाती तहलील है। बहुत सी खवातीन ने अपनी गुर्बत को मिटाने के लिए अंडरवर्ल्ड का रुख किया तो चंद एक अपनी जान बचाने के लिए इस जानिब आकर फंस गईं, जबकि चंद एक को इन ख्वाहिशात ने इस जानिब धकेल दिया। अंडरवर्ल्ड में कदम रखने वाले इन खवातीन को मुआशरे और अखलाकियात की दहलीज भी पार करना पड़ी। अंडरवर्ल्ड से ताल्लुक़ रखने वाली इन खवातीन की कहानियों तक पहुँचना गैर मामूली काम था, बिलखसूस ऐसे दौर की खवातीन डॉन के मकाम तक पहुँचना जब जुर्म की दुनिया में खवातीन का किरदार बहुत कम था। नीज़ पुलिस के रिकॉर्ड, जुराइम की फ़ाइलें और मीडिया रिकॉर्ड से भी इनके बारे में कुछ ख़ास मदद नहीं मिलती, क्योंकि सबकी तवज्जो का मरकज़ हमेशा मर्द ही रहे हैं जिन्होंने सामने आकर बंदूक चलाई, लूट मार की और भत्ते वसूल किए। पस मंज़र में मौजूद ये खवातीन कभी इतनी ख़ास तवज्जो का मरकज़ नहीं रहीं। इन कहानियों को पढ़ते पढ़ते इंसान मुख्तलिफ़ किस्म की कैफियत से दो चार हो जाता है, कभी गुस्सा, कभी हैयत और कभी इन पर तरस आने लगता है। कभी कभी मर्दों की इस पर खार और अंडरवर्ल्ड में इन खवातीन को देखकर एहसास हैरत भी गालिब आने लगता है। मुंबई अंडरवर्ल्ड माफिया में सबसे मारूफ माफिया क्वीन जीना बाई दारो वाली थी। जीना बाई 1920 में एक बलाई मेमन ख़ानदान में पैदा हुई। बहुत सी दीगर अंडरवर्ल्ड माफिया शख्सियात की तरह जीना बाई का बचपन भी इंतहाई कस्मा पुरसी और गुर्बत के आलम में गुजरा। जीना बाई का ख़ानदान बम्बई के इलाके डोंगरी में एक कमरे के किराए के मकान में रहता था। 90 की दिहाई में डोंगरी की वजह शोहरत यहाँ की गैंग लॉर्ड थीं, जबकि आज़ादी से कबल यही डोंगरी तहरीक आज़ादी की नगरी थी। जवानी के आलम में जीना बाई ने गांधी तहरीक आज़ादी में भरपूर हिस्सा लिया। 14 बरस की उम्र में जीना बाई की शादी मोहम्मद शाह से हो गई। शादी के बाद जीना बाई करीबी वाक़े एक बिल्डिंग में मुंतकिल हो गई। दरवेश का लकड़ी का एक छोटा सा कारोबार था जिससे बमुश्किल इनका गुजारा हुआ करता था। जीना बाई के यहाँ 5 बच्चों की पैदाइश हुई थी। इनके 5 बच्चों के नाम बिलतरतीब खतीजा, सालिम, इकबाल, कमाल और शामी शामिल थे। 1947 में तकसीम हिंद के बाद दरवेश ने पाकिस्तान हिजरत करने को तरजीह दी, लेकिन जीना बाई अपनी जन्मभूमि यानी मुंबई को छोड़ने के लिए हरगिज़ तैयार नहीं थी। बिलाखिर दरवेश जीना बाई और 5 बच्चों को हालात के रहमो करम पर छोड़कर पाकिस्तान चला गया। जीना बाई के लिए हालात यकसर बदल चुके थे। इसे कुछ सूझ नहीं रहा था कि ज़िंदगी कहाँ से और कैसे शुरू करे। इन दिनों मुंबई शदीद किल्लत अजनास से दो चार था। मुंबई में हुकूमत ने राशन का कार्ड का निज़ाम राइज कर दिया था। मुंबई के बासियों बिलखसूस मुसलमानों की बुनियादी ग़ज़ा चावल थी। यहाँ के मशहूर पकवानों में बिरयानी और पुलाव शामिल था। चावल की किल्लत और बढ़ती हुई मांग ने चावल की स्मगलिंग के रास्ते खोल दिए। कुछ ही अरसे बाद जीना बाई ने स्मगल शुदा चावल के ब्रोकर के तौर पर काम शुरू कर दिया। जीना बाई होल सेलरों से दाल, चीनी और बासमती चावल का कारोबार किया करती थी। चूँकि जीना बाई मेमन थी और बड़ी फरावानी के साथ गुजराती ज़बान बोल सकती थी, इसलिए जीना बाई को चावल के कारोबार करने में ज़रा भर भी दिक्कत महसूस ना हुई। गुजराती कारोबारी हजरात जीना बाई को जीना बहन कहते थे। इसके अलावा चावल का कारोबार करते करते जीना बाई चावल वाली मशहूर हो गई। इन दिनों स्मगल शुदा अजनास का कारोबार करना और अजनास को ज़ख़ीरा करना नाकाबिले दस्त अंदाज़ी पुलिस जुर्म था। जीना बाई के कारोबार की खबरें पुलिस वालों तक भी पहुंच चुकी थीं। पुलिस ने जीना के खिलाफ कई मरतबा इस बिल्डिंग में छापे मारे, लेकिन हर मरतबा इन्हें नाकाम होकर लौटना पड़ा। मुंबई में तकसीम से कबल भी गैर कानूनी कारोबारी सरगर्मियों पर पाबंदियां लगती रहीं।
और ये सिलसिला तकसीम हिंद के बाद भी जारी रहा। अलबत्ता इन पाबंदियों ने गैर कानूनी कारोबारी सरगर्मियों को कंट्रोल करने की बजाय मज़ीद हवा दे दी। बम्बई शहर जुराइम की अमाजगाह बनता चला गया। मर्दों के अलावा बहुत सी आंटियों ने भी जुराइम की बहती गंगा में हाथ धोना शुरू कर दिए। गोवा से ताल्लुक़ रखने वाली गरीब ईसाई ख़वातीन ने अपने घर के बावर्ची खानों और पिछवाड़ों में खुफिया तौर पर शराब बना कर बेचना शुरू कर दी। इनके सरपरस्तों के लिए ये बात ख़तरे से खाली ना थी कि इनका नाम लेते, इसलिए इन्हें मुख्तलिफ फर्जी नामों से पुकारा जाता, जैसा कि गोवी आंटी और बेड़े वाली आंटी। देखते ही देखते ये खुफिया सरगर्मियां बम्बई शहर का कल्चर बन गईं। इन्हीं दिनों की बात है कि जीना बाई ने इकबाल गांधी नामी एक शख्स से दूसरी शादी कर ली। जीना बाई अब भी अनाज के गैर कानूनी कारोबार से वाबस्ता थी, लेकिन इस कारोबार में सख्त मेहनत के बावजूद खातिर खा मुनाफा हाथ नहीं आता था। इसी असना में जीना बाई की मुलाकात एक तामिल डॉन से हुई, जिसका पूरा नाम दारा अर्जुन मोरालिया था। एक रात जीना बाई 260 साल पुराने बिस्मिल्ला शाह बाबा के मज़ार पर हाज़िरी देने गई। हाज़िरी के बाद जीना बाई जाने ही वाली थी कि इसने एक सांवली रंगत और मजबूत जिस्मानी साख्त वाले शख्स को मज़ार के अहाते में नियाज बांटते देखा। ये शख्स अपनी उम्र की तीसरी दिहाई में महसूस होता था। जीना बाई ने डोंगरी में इस शख्स की सखावत के बड़े चर्चे सुने थे कि ये शख्स हिंदू था, लेकिन दरगाह पर इसकी सखावत के चर्चे गली गली थे। जीना बाई न्याज लेने के बहाने वहाँ रुक गई। दरअसल वो इस शख्स से बात करना चाहती थी। न्याज बांटने के बाद वो शख्स मज़ार के अहाते में बैठ गया और चंद मेल जोल रखने वाले अफराद से बातें करने लगा। इसी असना में जीना बाई इसके पास पहुंचकर अपनी गुर्बत का दुखड़ा इसको सुनाने लगी। जीना बाई ने इससे कहा, भाई मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। मेरा शोहर काम नहीं करता, घर का चूल्हा जलाना और बच्चों की परवरिश सब मेरे ज़िम्मे है। मैं काफ़ी अरसे से ग़ज़ाई अजनास का काम कर रही हूँ, लेकिन गुजारा नहीं होता। कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करूँ। आपका बड़ा नाम है, लोग आपकी इज्जत करते हैं। कोई छोटा सा काम मिल जाए तो आपकी मेहरबानी होगी। वो शख्स जीना बाई की बातें सुनता रहा। इसे जीना बाई की सूरत में एक ऐसी औरत नज़र आई जो कि इसके शराब के गैर कानूनी धंधे को संभाल सकती थी। ये शख्स मशहूर डॉन वरदा राजन था। शराब की स्मगलिंग पर पाबंदी के बाद वरदा राजन ने इस बात का फैसला किया कि वो मुकामी तौर पर शराब साजी करेगा। इसने शराब साजी के सारे इंतजामात कर रखे थे। एक लंबी सांस भरने के बाद इसने जीना बाई को देखा और कहने लगा, शराब का धंधा करेगी? जीना बाई, भाई क्या कह रहे हैं आप? मेरी कौम ने ऐसे कभी काम नहीं किए। सॉरी, मैं ये काम नहीं कर सकती। वरदा राजन ने इसकी तरफ मुंह फेर कर कहा, तेरे को दारू पीने को कौन बोल रहा है? धंधा करना है शराब का, करेगी? दारू के धंधे में बड़ा पैसा है। जीना बाई खामोश रही। वरदा राजन बात आगे बढ़ाते हुए बोला, मेरा भरोसा करो, शुरू में मैं भी ऐसे ही लगता था, लेकिन आज मैं करोड़ों छाप रहा हूँ। भगवान मुझ पर मेहरबान हो गया, इसलिए तो हर हफ्ते यहाँ आता हूँ। मेरे साथ धंधा करो, तेरे को कोई भी बुरा नहीं कहेगा। जीना बाई, मेरे को करना क्या होगा? वरदा राजन, देख, मेरे पास अपनी ज़मीन है जहाँ मेरे लोग शराब बनाते हैं। तेरा काम इस शराब को ख़रीदारों तक पहुँचाना है और मुनाफा अपन लोग बराबर तकसीम करेंगे। जीना बाई को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो बोली, मेरे को कब मिलेगा? अगर मैं? वरदा राजन, जितना बचेगा इतना मिलेगा। हो सकता है हज़ारों, हो सकता है लाखों। जीना बाई इस कारोबार में आने वाले और पेश खतरात का मुवाजना करने लगी। वरदा राजन ने फ़ौरन कहा, इसके बारे में ज़्यादा परेशान मत हो, तेरे को बस सिर्फ पुलिस से निमटना है। दूसरे ही लम्हे जीना बाई के चेहरे पर एक पुरइसरार सी मुस्कुराहट छा गई। इस तरह 1960 की दिहाई में वरदा राजन की मदद से जीना बाई ने शराब के धंधे में कदम रखा। जल्द ही इस धंधे में जीना बाई का आमना सामना महाराष्ट्र के दिल्ली भाई से भी हुआ। जीना बाई के तजर्बे और बिलखसूस पुलिस से निमटने की सलाहियत ने इसे बहुत आगे पहुंचा दिया और शराब के धंधे में वरदा राजन की दस्ते रास्त बन गई। इस दौरान वरदा राजन की सालाना आमदन सिर्फ शराब के धंधे से ही 12 करोड़ तक पहुंच चुकी थी। वरदा राजन अब इससे ज़्यादा मुनाफा बख्श धंधे यानी सोने की स्मगलिंग पर नज़रें जमाए बैठा था। ये काम हाजी मस्तान की मदद के बगैर नामुमकिन था।
इसलिए वरदा राजन ने हाजी मस्तान और करीम लाला से दोस्ताना कायम किया। इन्हीं दिनों की बात है कि वरदा राजन ने जीना बाई की मुलाकात हाजी मस्तान से कराई और फिर कल की जीना बाई और आज की जीना बाई दारों वाली देखते ही देखते मुंबई अंडरवर्ल्ड पर राज करने लगी। नाज़रीन मोहतरम, तो ये थी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आज की एपिसोड आपको पसंद आई होगी। इससे अगली एपिसोड में आपको बताएंगे कि हाजी मस्तान किस तरह जीना बाई की जहानत का कायल हो गया था। और साथ में आपसे गुजारिश है कि डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके मेरे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ में आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। मुंबई माफिया 2.0 की एक नई एपिसोड में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपने मेज़बान जमशेद मुश्ताक को दीजिए इजाज़त। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।